नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण पेडागोजी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर हम आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक हुए ऑनलाइन उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं, चाहे वो बाल विकास हो, हिंदी हो, मैथ्स हो या फिर पर्यावरण अध्ययन हो या फिर अन्य सब्जेक्ट हो। सभी के वीडियोस यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आज आपके पर्यावरण पेडागोजी के सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, यानी कि 642 प्रश्न, यानी कि टोटल आज कितने प्रश्न मिलेंगे? आगे 50 नहीं 42 प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि 42 प्रश्न ही मिले हैं आज, और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है सब खत्म हो चुके हैं। तो 642 प्रश्न टोटल आपको हमने दे दिए हैं आज की वीडियो के समेत में मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको इस वीडियो को देखना है, 42 प्रश्न आपको देखना है। और यदि आपने बाकी के जो वीडियोस है वो नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, उसको देख लीजिएगा, एक एक करके देख लीजिएगा, सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा, सभी को हमने कवर कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो पहला प्रश्न है आज का आपका, रीता एक ईवीएस लिखा हुआ है यहाँ पर। ईवीएस शिक्षिका थीम है ना, खाद्य जो थीम है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों द्वारा सर्वेक्षण करने के लिए कहती हैं। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य आपको बताना है, वो भी कूट में है ना। कूट में आपको आंसर देना है कि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना है, सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना है, समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना है, या फिर समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना है। यहां पर इन चारों विकल्पों के साथ आपको कूट में आंसर देना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर आपको जो खाद्य है, खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए आपको बताना है इसमें सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है। तो आपका सबसे उपयुक्त उद्देश्य होगा विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, साथ में समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, और समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए, सी और डी होगा। तो ए, सी और डी कहां पर है? आपका दूसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में पाठ्यचर्या वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर आपको बताना है, ईवीएस का उद्देश्य आपको बताना है। देखिए पूछा क्या गया है, प्राथमिक स्तर पर वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार आपको ईवीएस का उद्देश्य बताना है। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित करना है। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना है। पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना है, या फिर ईवीएस के विभिन्न शिक्षक को समझाना है। यहां पर भी आपको कूट में आंसर देना है। प्राथमिक स्तर पर आपको वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार ईवीएस का उद्देश्य बताना है। सही आंसर क्या होगा? तो देखिए यहां पर वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस का उद्देश्य होगा वो प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। यहाँ पर ए और बी सिर्फ दोनों ही विकल्प आपके सही होंगे। इसके अनुसार आपका दूसरा वाला जो विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक ईवीएस की शिक्षिका है जो गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बना रही है, तो उसको किस मापदंडों का ध्यान रखना चाहिए? उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें, लिंग के आधार पर यानी कि बालक एवं बालिकाओं का अलग अलग समूह या फिर समूहकरण करें, पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सके बना ले, या फिर समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। तो 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। 603 का आंसर आप भी दे सकते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए, ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाना है, तो उसे क्या करना होगा, किन मापदंडों का ध्यान में रखना होगा? समूह के बीच सहभागिता और प्रतिभागिता के आधार पर समूह को बनाना चाहिए। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर आपको बताना है और पाठ्यचर्या की प्रकृति को बताना है। ईवीएस के समावेशी, प्रासंगिक है, श्रम है या फिर आधारित है, श्रम पर आधारित है, या फिर एकीकृत और अनुभवात्मक है, प्रासंगिक, अनुशासनात्मक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, या फिर एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय, या फिर समावेशी। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति आपको बताना है किस प्रकार की है। राइट आंसर आपका होगा ये प्रासंगिक है, अनुशासनात्मक है एवं पर्यावरणीय
दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। प्राथमिक स्तर पर बताना था, राइट आंसर आपका यहां पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहानी के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहां पर कहानियों के माध्यम से पूछा गया है, ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए। कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूह से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। कहानियां मजेदार व मनोरंजक होनी चाहिए या फिर कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे। यहां पर भी आपको कूट में आंसर देना है कि सही विकल्प क्या होगा। कहानियों के माध्यम से पूछा गया है, ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो राइट आंसर आपका होगा यहां पर, देखिए कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए, साथ ही साथ कहानी मजेदार व मनोरंजक होनी चाहिए और कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे। ये जो तीनों विकल्प होंगे ये कहानी के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ए, सी और डी कहां पर है आपका, फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने को कहेंगे। यहां पर देखिए प्रश्न को दोहरा लेते हैं। एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए कह रहा है, तो आपको बताना है कि इन क्रियाकलापों में से वो क्या कहेगी, क्या करने को कहेगी। 4 विकल्प है, कूट में आपको आंसर देना है। मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, अमानकीकृत मानचित्र बनाना, अपने बताए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, या फिर मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। यहां पर आपको सही विकल्प का चयन करना है कि सही विकल्प क्या होगा। ए और डी होगा, बी और सी, ए केवल डी होगा, या फिर ए, बी, सी और डी होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, देखिए यहां पर मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए क्रियाकलाप में से किनको करने को कहेगी, विद्यार्थी को। तो आप देखेंगे कि मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना भी यहां पर सही होगा, अमानकीकृत मानचित्र भी सही होगा, अपने बताए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना भी सही होगा, और मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना भी सही होगा। यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी और डी, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंटें, कांच और टाइल्स जैसे सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या होगा। यहाँ पर जो बात कही जा रही है इससे क्या अर्थ निकलता है। अवलोकन और रिकॉर्डिंग, विश्लेषण, प्रयोग या फिर तुलना करना और विश्लेषण करना। तो सही आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर तुलना करना। यहाँ पर देखिए तुलना की जा रही है और विश्लेषण किया जा रहा है, तो तुलना करना और विश्लेषण करना, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, एक ईवीएस शिक्षिका मानती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं निम्न में से कौन सी रणनीति इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त होगी। जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में, एक नाले जिसको हम पानी की निकासी भी कह सकते हैं का भ्रमण करना, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत करना, या फिर प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। यहाँ पर विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों को पता लगाने के लिए क्या रणनीति होगी, क्या उद्देश्य होगा, सबसे उपयुक्त आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा एक नाले या फिर पानी की निकासी का भ्रमण कराना। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है। यहाँ पर देखिए अभिन्न घटक पूछा गया है। पाठ्य पुस्तकें हैं, बच्चों का वातावरण है, भाषाई दक्षता है, या फिर रोल प्ले या फिर भूमिका निर्वाह है। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक पूछा गया है, और यहाँ पर अभिन्न घटक होगा आपका पाठ्य पुस्तकें। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन के किन मापदंडों का सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे, किन मापदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। यहां पर प्राथमिक कक्षाओं के लिए पूछा गया है पाठ्य पुस्तक के चयन में। पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षित होनी चाहिए। यहां पर भी आपको सही विकल्प का चयन करना है और कूट में आंसर देना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पाठ्यपुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, साथ में पाठ्यपुस्तक सचित्र और आकर्षित भी होनी चाहिए। तो इसके अनुसार आपका सही आंसर क्या होगा, पहला वाला।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 5 के विद्यार्थी को लिंग, जिसको जेंडर बोलते हैं, रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? सबसे उपयुक्त संसाधन आपको बताना है। कक्षा 5 के विद्यार्थी के लिए पूछा जा रहा है। सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए कि घरों का सर्वेक्षण, अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियां, सफल महिलाओं की कहानियां, या फिर महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण। देखिए यहाँ पर लिंग जेंडर की बात की जा रही है। रूढ़िवादिता सिखाने के लिए सबसे जो उपयुक्त संसाधन है कक्षा 5 के विद्यार्थी के लिए वो बताना है, तो उसके लिए जो होगा वो सबसे उपयुक्त जो संसाधन होगा वो सफल महिलाओं की कहानी सुनाना होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका के रूप में आपको अपने विद्यार्थी के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? देखिए यहाँ पर आप एक ईवीएस शिक्षिका है, इसके रूप में आपको अपने विद्यार्थी के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण करना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे उपयुक्त तो क्या होगा? रिपोर्टिंग, विवरणात्मक रिपोर्टिंग होगा, अक्षरों में ग्रेड होगा, क्रम निर्धारण मापनी होगा, या फिर संख्याओं में ग्रेडिंग होगा। क्या सबसे उपयुक्त होगा उसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो सबसे उपयुक्त पूछा गया है, तो यहाँ पर क्रम निर्धारण मापनी आपका सबसे उपयुक्त हो गई रिपोर्टिंग। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूल के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए है? देखिए इस प्रकार के प्रश्न 2 से 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आने वाली जो वीडियो है वो इस प्रकार की होगी कि जो प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है उनको यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि इस प्रकार के वीडियो चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर विकल्प है आपके कि स्थानीय छात्रों को नए छात्र के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने के लिए कहें, कक्षा में नए छात्र के जीवन के विभिन्न परिवर्तनों और उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें, कक्षा को बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन है और उन सभी को उसकी मदद कैसे करनी चाहिए, या फिर नर छात्र से कहें कि वहां कक्षा को उसके नर नहीं, यहाँ पर नए हैं, कि वहां कक्षा को उसके पुराने स्कूल के नियमों के बारे में बताए कि वे नए स्कूल के नियमों को कैसे भिन्न है। यहाँ पर नए लिखा हुआ, नन लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा आपका कि कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? देखिए ये प्रश्न भी 2 बार पूछा जा चुका है। पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, फिर से ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए जो प्रश्न आए हुए हैं वो सभी रखे हैं, जो रिपीटेड प्रश्न है उनको भी रखा गया ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न रिपीटेड हुए हैं। तो यहाँ पर वर्चुअल बैकग्राउंड स्क्रीन साझा करना, चैट में GIF या फिर ऑडियो कॉल, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। यदि आपने हमारे पूरे वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आप लगा सकते हैं। तो 614 करके आपको पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा ऐसे करके आंसर लिखना है कि कौन सा आपका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। नदी के पानी के रंग से उसके मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, विभिन्न पक्षियों की चोंच को देखकर उसका चित्र बनाना, जन्म देने वाले अंडे निक्षेपण वाले पशुओं के बीच अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर प्रयोग करना, या फिर बीज स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग करना। तो यहां पर देखिए संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल कौन खाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर नदी के पानी के रंग से उसके मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षक में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? यहां पर देखिए व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको बताना है। छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र पाठ्यपुस्तक से मधुमक्खी के छत्ते की संरचना बनाते हैं। जोड़े में छात्र ईवीएस पाठ्यपुस्तक में वर्णित पत्तियों के विभिन्न रंगों की सूची बनाते हैं। या फिर एक पाठ के पूरा होने के बाद छात्र कुछ पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएं लिखते हैं। यहाँ पर सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको बताना है। मुझे ऐसा लगता है ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? यहाँ पर देखिए प्रामाणिक कार्य आपको बताना है।
पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में। छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना जो यहां दर्शाए कि किसान पानी का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सकते हैं। पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं है उन पर चिपकाने के लिए स्टिकर बनाना, या फिर स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक संकेतक बनाना। यहां पर आपको पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में प्रामाणिक कार्य बताना है, कौन सा सही होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा करना, साथ में पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। ये आपका सही आंसर होगा, यानी कि पहला वाला सही विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बात में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है कि हम सब बोल सकते हैं, तो हम इस ईवीएस में क्यों पढ़े, इसे ईवीएस में क्यों पढ़े, यानी कि उसका कहना है कि हम तो बोल सकते हैं फिर भी हम इसे क्यों पढ़े। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा, यह आपको बताना है। 4 विकल्प है आपके सामने, तो इन वीडियो को पुश कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। 4 विकल्प बड़े हैं, आपका समय खराब होगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। सही आंसर आपका होगा यहाँ पर कि हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां से सुन या बोल नहीं सकते हैं, समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उजेरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। ये प्रश्न भी पहले बता चुका हूं, थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज है। शाहमीर देखिए ये है अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है। उजेरा यहाँ पर कहती है आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा, ये सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर कहते हैं हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी पर देखा है कि वहां से धरती को कैसे देख सकती है। उजेरा, जी हाँ वहां से धरती इस जैसी नजर आएगी। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। यहां पर आपको बताना है सही विकल्प क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है जो शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहां रखेंगे। अगर आपको सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे। क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है और आप मानते हैं कि इससे कुछ है, इसमें कुछ है, या फिर आप गत्ते का उपयोग करके अंतरिक्ष का 3D मॉडल कैसे बनाएंगे और इसमें ग्लोब को कहां रखेंगे। यहां पर आपको निम्नलिखित में से बताना है कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर, पहले एक बार और प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर देना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहां रखेंगे। यहां पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राय है। यहां पर उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध के विषय में पूछा गया है। छात्रों को पता लगेगा कि नदियां पर बांध कैसे बनता है। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सामना करना पड़ता है। छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे, या फिर जब बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं तब छात्र स्थानीय बस्तियों की वकालत करने में मदद करेंगे। तो यहां पर आपको कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहां पर होगा, छात्र उन नकारात्मक प्रभाव को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का लिखा हुआ है, मानव बस्तियों का सामना करना पड़ता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अगर आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु तो अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लगाए हैं। कितने? 15 चार्ट, ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफायती तरीके से करना होगा। देखिए इससे पहले एक प्रश्न बताया था मैंने गोंद के बारे में, एक डिब्बी गोंद दी जाती है, उसमें भी ऐसा ही कहा जाता है। तो प्रश्न वही है, यहाँ पर सिर्फ चार्ट लिख दिया है,
बाकी और यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो उसी प्रकार का प्रश्न है, यदि आपने देखा होगा वीडियो तो यहाँ पर आसानी से आंसर लगा सकते हैं। तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी। यहाँ पर देखिए पूछा गया सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है ना। तो उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिनको चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। विभिन्न छात्रों को कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता है, इन पर एक सर्वेक्षण आयोजित करना और उन्हें उपलब्ध चार्ट पेपर की संख्या के साथ इसकी तुलना करने के लिए कहना, या फिर परियोजनाओं में चार्ट पेपर के उपयोग को कम करने के लिए विचारों पर मंथन करने के लिए कहना, या फिर छात्रों को एक साझा रजिस्टर के में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चार्ट पेपर लिए हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आंसर को आपको चुनना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिनको चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है, तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला विकल्प होगा वो सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको बताना है कि यहाँ पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों के सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करेंगे, आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझाना, एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना, या फिर यहाँ विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उन्हें अपने परिवेश में यहाँ पर वातावरण लिखा है, परिवेश में वातावरण करने में कैसे मदद करता है। यहाँ पर प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताना है कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा कि आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझाना। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। यहाँ पर प्रासंगिक लिखा हुआ है ना, कौन सा जो कथन है वो सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। यहाँ पर अनुवांशिकी और अर्जित लक्षण के विषय में पूछा गया है, आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं, आप किसी अन्य जीव से किस प्रकार भिन्न हैं, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे भी आपकी पसंदीदा फिल्म पसंद है, या फिर आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे से बिल्कुल समान क्यों नहीं है। यहां पर आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, अनुवांशिकी और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए जो शुरुआत के रूप में आपको कथन सबसे अधिक प्रासंगिक कौन सा होगा इसके बारे में पता करना था, तो वो होगा आपका क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्य। देखिए यहाँ पर शैक्षिक उद्देश्य आपको बताना है, छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। आपको यहाँ पर सबसे अच्छा परीक्षण बताना है। क्या रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि खेत में फसलें और खरपतवार सह अस्तित्व में रह सके, अन्य पौधों को बढ़ने नहीं देते हुए कौन से उर्वरक लक्षित फसल के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं, खेत से खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, या फिर उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर आपको शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण कौन करता है इसके बारे में बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है। यह शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण कर सकता है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एक एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्यपुस्तकों को अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर प्रभाव, इस घटनाओं के कारण पूर्व में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई है, या फिर प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय। यहां पर आपको बताना है, देखिए एक एनिमेशन वीडियो प्रदान करता है, तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि क्या समझने के लिए पाठ्यपुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का सबसे बेहतर उपयोग आपको बताना है क्या हो सकता है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर इन घटनाओं का कारण ये सबसे उपयोग सबसे बेहतर है। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, यह संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर कर सकता है, तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। देखिए ये जो प्रश्न है ये पहले भी पूछा जा चुका, रिपीटेड प्रश्न है, तो आपको पता होगा यदि आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो मुरब्बा, दही, घी या फिर पापड़ है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। यहां पर सही आंसर आपका होगा
मुरब्बा, आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर मुरब्बा। इसके बारे में पहले बता चुका हूं, यदि आपने वीडियो देखा होगा तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सुश्री देवोज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन श्रेयता लिखा हुआ यहाँ पर, श्रेयता है ना। अन्योन श्रेयता का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर रहना, कि यदि ये नहीं होगा तो इसका काम नहीं चलेगा और ये नहीं होगा तो इसका काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये होता है ना, अन्योन श्रेयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये प्रश्न के बारे में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर विकल्पों को बदल दिया गया है। एक डाकघर है, एक परित्यक्त इमारत है, एक किराने की दुकान है या फिर एक नाली है। वहां पर क्या था? एक नाई है ना, जो पहले बताया था उसमें क्या था? एक नाई। तो नाई के बिना लोगों का काम नहीं चलता है और लोगों के बिना नाई का काम नहीं चलता है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो वैसे ही यहां पर आपको बताना है कि एक दूसरे पर कौन निर्भर है। तो यहां पर देख सकते हैं एक किराने की दुकान, जो किराने की दुकान होती है वो एक दूसरे पर निर्भर होता है। जो किराने की दुकान वाला व्यक्ति पर निर्भर होता है और व्यक्ति किराने के ऊपर निर्भर होता है, किराने वाले की दुकान के ऊपर निर्भर होता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। यह भी रिपीटेड प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति आपको बताना है। अनुपूरक है, एकल विषय है, एकीकृत है या फिर पाठ्य पुस्तक आधारित है। तो यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को इसका सही आंसर पता होगा। ये क्या है? एकीकृत है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। दिए गए कथनों में से कोई ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश आपको बताना है और कूट में आंसर देना है। सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमा होना, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, किताबी शिक्षा से प्रस्थान या फिर स्कूल के बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है कि कूट में सही आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर रूपरेखा 2005 की सिफारिश के बारे में पूछा गया है, एनसीएफ 2005 के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका यहां पर होगा रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, किताबी शिक्षा से प्रस्थान, साथ में स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, है ना। ये तीनों ही विकल्प आपके सही होंगे। तो यहां पर बी, सी और डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? यहां पर प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य पूछा गया है। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना है। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना है। बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना है या फिर बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना है। सही विकल्प का चयन करना है, वो भी कूट में कि सही आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य पूछा गया है कि क्या हो सकता है। तो यहां पर देखिए विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना है, साथ में पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना है, साथ में बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना है। ए, बी और सी ये तीनों ही विकल्प आपके सही होंगे। ए, बी, सी कहां पर है? आपके दूसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में पूछा गया है। यहां बाल केंद्रित है, यहां किताबी है, इसमें प्रशिक्षण के रूप में शिक्षित शामिल है या फिर यहां पुति प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। पुनः लिखा हुआ यहां पर है ना, पुनः प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर होगा कि यहां बाल केंद्रित है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षा शास्त्र के संबंध में सत्य कथन आपको बताना था, तो ये क्या है? यहां बाल केंद्रित है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए है, बच्चों द्वारा रटकर सिखाने के लिए हो नहीं सकती, अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए या फिर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सिखाने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए है। यहां पर प्राथमिक स्तर पर बताना है ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण क्यों है या फिर किसके लिए है। राइट आंसर आपका होगा बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकती है शिक्षकों के लिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? संदर्भ पुस्तकें, कहानियां और आख्यान, पाठ्य पुस्तक, परीक्षा या फिर विवरण। कहानियां या व्याख्यान होगा यहाँ पर, है ना, व्याख्या करना। तो निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर कहानियां और आख्यान। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक का विषय है? यहाँ पर देखिए थीम पूछी गई है। क्या पूछी गई है? थीम कौन सी? परिवार और दोस्तें, परिवार एवं साधन, जल संरक्षण या फिर हमारा स्वभाव है। जब पहला वाला विकल्प पढ़ लिया तो यहाँ पर 3 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। परिवार और दोस्त या ये क्या है? थीम है। इसकी कितनी उप थीम है? तो याद रखिएगा 4 उप थीम है। टोटल कितनी थीम है? 6 है। तो उनके बारे में कई बार बता चुका हूं वीडियो के माध्यम से। यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करने सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए या फिर याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। सही विकल्प का आपको कूट में आंसर देना है कि सही विकल्प क्या होगा। ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करने सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए क्या आयोजित किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहां पर देखिए साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए और करके सीखने के लिए। ए, बी, सी ये तीनों विकल्प आपके सही होंगे, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती तब, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित की जाती तब, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है तब, या फिर आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्यों का आयोजन किया जाता है तब। तो यहाँ पर पौधे विषय यानी पौधे जो थीम है उसके बारे में पूछा गया। पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? समाचार पत्र, सर्वेक्षण, ट्विटर या फिर समुदाय के सदस्य। तो यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है लेकिन ये कूट में नहीं पूछा गया था, तो यहाँ पर अब कूट में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बताना है। यहाँ पर ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन के बारे में आपको बताना है क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए वो हो सकता है आपका समाचार पत्र हो सकता है, उसके बाद में सर्वेक्षण हो सकता है, उसके बाद में समुदाय के सदस्य हो सकते हैं, ट्विटर नहीं हो सकता। तो ए, बी और डी, तो ए, बी, डी यहां पर पहले वाले विकल्प में सही होगा, पहले वाले विकल्प में दिख रहा है और यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, भोजन थीम है ना, भोजन क्या है? थीम है से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। समुदाय के सदस्यों के माध्यम से सीखा जा सकता है, यदि सर्वेक्षण किया जाता है तो सीख सकता है। क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से सीख सकता है, यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं तो सीख सकता है। कूट में आपको आंसर देना है। तो यहां पर देखिए भोजन थीम, तो यहां पर सिर्फ यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं इससे नहीं सीख सकता, बाकी समुदाय के सदस्यों के माध्यम से यदि सर्वेक्षण किया जाता है और क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से सीखा जा सकता है, यानी कि ए, बी, सी पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण आपको बताना है। वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, या फिर वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। कूट में यहां पर भी आपको आंसर देना है। ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण आपको कूट में आंसर देना है। तो यहां पर देखिए वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, साथ में बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ए, बी और सी, ए, बी और सी आपके पहले वाले विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आकलन में स्व आकलन है। स्व आकलन क्या है? सीखने के लिए आकलन है, सीखने का आकलन है, सीखने के रूप में आकलन या फिर सीखने के माध्यम से मूल्यांकन है। आकलन में स्व आकलन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा या सीखने के रूप में आकलन है। क्या है? सीखने के रूप में आकलन, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए और अंतिम प्रश्न है, देखिए ये अंतिम प्रश्न है, 642 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल प्रश्न किसने रखे गए थे? 642। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा
किया जाता है शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए या फिर स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक द्वारा किस लिए किया जाता है इसके बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। और पर्यावरण पेडागोजी आपकी यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ पर आपको 642 प्रश्न जो कि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे आपके, जो कि 2021-22 में हुई थी, सारे प्रश्न यहाँ पर ला चुका हूं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि आपको ये पूरा वीडियो चाहिए पर्यावरण अध्ययन का जिसमें पेडागोजी भी हो, यानी कि 642 प्रश्न एक ही वीडियो में आपको चाहिए, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। उस वीडियो को भी हम बना देंगे। तो अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।